नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से पुनः एक वीडियो में। मेरा नाम आयुष है। मैं यूजीसी नेट पेपर वन की सभी यूनिट को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक हमने 3 यूनिट समाप्त किए, चौथा हमारा चल रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन को हमने समाप्त किया। चौथा ये हायर एजुकेशन की तरफ है, ये शायद चौथा वीडियो है। और अभी तक हमने लगभग अ, लगभग 30 प्लस वीडियो हमने बनाई है यूजीसी नेट पेपर वन के लिए। हमारा सिर्फ टारगेट यही है कि पेपर वन में आपका अच्छा स्कोर 40 के आसपास प्रश्न आप सही करके आए, जिससे कि आपका जो नेट या जेआरएफ जो भी आप उद्देश्य है उसको बड़े आसानी से पूरा किया जा सके। ये पूरा कंटेंट हिंदी माध्यम में है, जैसे कि हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, हिंदी वर्नाकुलर बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, उनके लिए मददगार हो। क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे और मैंने खुद में फेस किया हूँ, मैं हिंदी माध्यम से ही हूँ, रहा भी हूँ। तो सारे टीचर अंग्रेजी में कंटेंट बनाते हैं, हिंदी में अनुवाद करते हैं और फिर उसको अंग्रेजी में समझाते हैं, हिंदी में समझाते हैं। लेकिन वो मतलब आप देखें कि उसमें कई सारी वेरियर आ जाता है जो कम्युनिकेशन में हम पढ़ते भी हैं। तो उसी को गैप को हमने समाप्त करने के लिए हम इस तरीके से इनिशिएट कर रहे हैं। बिना किसी पैसे का, बिना कुछ सपोर्ट का आपको ये सारा कंटेंट फ्री में मिल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, तो आपको ये सारा पीडीएफ भी मिल जाएगा एग्जाम से पहले। और लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिए, सब्सक्राइब तो जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशन रहेगा तभी ये वीडियो बन पाएगी। क्योंकि अभी तक जितना मेरा वीडियो है उसके आसपास ही मेरा सब्सक्राइबर भी है, तो ये थोड़ा सा डिसपॉइंटेड भी है मेरे लिए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये सिलसिला चलता रहे और आपको एक अच्छा कंटेंट मिलता रहे। आप प्रीवियस वीडियो में भी मेरा देखे ही होंगे कि हम कुछ बड़ा लॉन्ग लपाट बड़ा बड़ा चीजें नहीं लिखते हैं, एकदम टू द पॉइंट क्रिस्प जितना हो सके छोटा करने की कोशिश करते हैं। टू द पॉइंट पॉइंटर्स मिलाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो एग्जाम में पूछा जाता है वही आपसे पूछे, वही आपको पढ़ाया जाए, वही आपको समझाया जाए और वही उसी पे आप ध्यान रखें। पिछले वीडियो में आप सबने ये सब देखा ही होगा। तो आज शुरू करते हैं। आज की जो है वो विश्वविद्यालय के प्रकार के बारे में, भारत के विश्वविद्यालय कितने प्रकार के हैं इस पे बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन स्कूल के बारे में हमने बात किया था। उस पे कुछ जुड़े फैक्ट्स पे हमने चर्चा किया था। तो चलिए शुरू करते हैं कि भारत में कितने प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, इस पे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो पहला तो होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैं पीएचडी कर रहा हूँ, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो भारत में लगभग अभी 46 के आसपास, 46 या 48 के आसपास, 46 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना। तो ये जो है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय वो होते हैं जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित होते हैं, यानी एक्ट द्वारा स्थापित होते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इस तरीके के संसद के एक द्वारा स्थापित होते हैं। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण पहलू है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो चूंकि केंद्रीय है, यानी केंद्र सरकार उसका वहन करेगी, तो वो राज्य के विधानसभा से तो होगा नहीं, तो संसद से ही होगा। केंद्र सरकार के अधीन होता है ना। केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के अधीन होता है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा नियंत्रित होता है, नियंत्रित होता है। और इसकी जो इसकी जो प्रक्रिया होती है वो क्या क्या होती है, वो एडमिशन प्रक्रिया ये करती है खुद से। सिलेबस ये खुद से डिजाइन करती है। परीक्षा ये खुद से लेती है। डिग्री प्रदान करने का अधिकार इसके पास होता है। अब दूसरा क्या है, ये राज्य विश्वविद्यालय है। स्टेट, केंद्रीय सेंट्रल हो गया, स्टेट ये राज्य सरकार द्वारा बनाए और संचालित किए जाते हैं। यूजीसी 156 की 12B की सूची में सम्मिलित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल यहीं से पूछा गया है कि स्टेट यूनिवर्सिटी यूजीसी के किस अधिनियम से संबंधित है। तो ये 1956 के 12B से संबंधित है। राज्य विधानमंडल के एक्ट के द्वारा स्थापित किया जाता है। राज्य सरकार इसका फंडिंग करती है। इसमें क्या है कि वही सारा प्रोसेस सेम ही है कि एडमिशन प्रक्रिया खुद लेती है, परीक्षा, सिलेबस और डिग्री प्रदान करने का अधिकार भी है। डीम्ड विश्वविद्यालय क्या होता है, इसको देखते हैं। यह एक स्टेटस है ना। डीम्ड जो है यह एक स्टेटस है जो यूजीसी की सिफारिश पर दिया जाता है। ये महत्वपूर्ण है कि यूजीसी की सिफारिश पर जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी को सिफारिश किया जाता है। जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो मुंबई में है, बिट्स पिलानी जो राजस्थान में है, तो इस तरीके की यूनिवर्सिटी जो है उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये आईआईएमसी,
जो वहाँ पे है, बेंगलोर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हाँ मतलब IIMC करके कुछ है ना, मैं नाम भूल रहा हूँ, आगे उसका चर्चा होगा। उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों को दिया जाता है अकादमिक जो है वो सिलेबस, एकेडमी, एडमिशन एडमिशन फीस, डिग्री प्रदान करने का, और अच्छा प्रदर्शन करने हेतु पूर्ण विश्वविद्यालय दर्जा का मिल सकता है ना, अच्छा प्रदर्शन करने पर पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा मिल सकता है। अब निजी विश्वविद्यालय पे आते हैं। ये निजी संस्थानों द्वारा स्थापित होते हैं, लेकिन यूजीसी की मान्यता प्राप्त होती है समिति पंजीयन अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत होता है ना। समिति ये बहुत पूर्ण है, यहीं से सवाल आता, बाकी कुछ नहीं पूछेगा, जो मैं घेरा लगा रहा हूँ वही सवाल आए हैं और संभवतः आएंगे भी, है ना। इसमें क्या है कि पहला जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमने देखा, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट जो है, ये संसद के एक्ट से, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी वो 1956 के 12B के अधिनियम से आ रहा है। फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी एक वो है, स्टेटस है। और निजी विश्वविद्यालय जो है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो 1860 के तहत पंजीकृत है। यानी यस, ये कब कौन सा है इसको याद रखना है आपको, बाकी और इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। सरकारी फंडित नहीं होता है क्योंकि प्राइवेट है, यूजीसी के नियम और का पालन करना होता है, डिग्री प्रदान कर सकता है, एफिलिएटेड कॉलेज नहीं बना सकता है ना। अपनी आप पूछ देगा वहाँ पे रीजनिंग में, वो दे देगा मतलब मिलान करने वाला में कि बताइए स्टेट यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड कॉलेज बना सकती है या नहीं बना सकती है, तो इसी तरीके के सवाल से आपको फंसाता है। ऑफ कैंपस सेंटर खोलने के लिए यूजीसी की अनुमति जरूरी है। बस ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, ऊपर वाला तीन। ये कि 1860 में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो ये है समिति पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत है, अफिलिएटेड कॉलेज नहीं बना सकता है, ऑफ कैंपस सेंटर खोलने के लिए यूजीसी की अनुमति जरूरी है ना। अब जो है ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, है ना, ऑटोनॉमस कॉलेज कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स, है ना। इसमें क्या है, मुख्य विशेषता क्या है कि सिलेबस, एडमिशन, परीक्षा में स्वतंत्रता, ये सारी प्रकार के हैं। ये दो प्रकार का होता है। ऑटोनॉमस कॉलेज किसी विश्वविद्यालय से जुड़ा होता है, डिग्री विश्वविद्यालय देता है, ठीक है। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट कुछ मामलों में डिग्री डिप्लोमा दे सकता है। चलिए ये सब तो ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ समझने और बुझने की जरूरत नहीं, बस वो चार पांच चीज़ें जो हमने लगाई है उसको आपको याद रखना है, बाकी उससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। अब चलिए यूजीसी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, यूजीसी क्या है। तो यूजीसी जो है, यो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब जैसे ग्रांट आ गया तो समझ ही रहे हैं कि पैसा वैसा का कुछ बात होगा। भारत में उच्च शिक्षा का सबसे प्रमुख वैधानिक निकाय है ना, स्टेचुरी बॉडी, ये आपको याद रखना, वैधानिक निकाय है ना। वहाँ बोल देगा कि यूजीसी क्या है, संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, क्या है, तो ये आपको याद रखना है। यूजीसी जो है वो एक वैधानिक निकाय है। इसका यूजीसी एक्ट जो है वो कितना है, 1856 के तहत स्थापित किया गया था। पहली बार 1945 का गठन अलीगढ़, बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए किया गया था। 1956 में इसे कानूनी दर्जा दे दिया गया, जहाँ वैधानिक मतलब यूजीसी एक्ट आ गया उसका दे दिया। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, वैधानिक निकाय है यूजीसी, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है। 1956 में स्थापित किया गया था, पहली बार 1945 में अलीगढ़, बनारस, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है। उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षा के मानकों का निर्धारण और रख रखाव करना, विश्वविद्यालय के बीच समन्वय स्थापित करना, शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ठीक है। मुख्य कार्य क्या है, मान्यता, है ना, मान्यता, विश्वविद्यालय को मान्यता देना, है ना, विश्वविद्यालय का रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्नाइजेशन देना, उसकी मान्यता को देना। मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची बनाए रखना। आप देखते होंगे कि विश्वविद्यालय यूजीसी जो है हर एक साल एक लिस्ट निकालती है कि कितने विश्वविद्यालय हैं या कॉलेज हैं जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है या वो फ्रॉड हैं, तो उसमें लिस्ट में हर एक साल वो निकालती है ना। तो उस वही है कि वो मान्यता प्राप्त संस्थानों की एक सूची तैयार करती है, और जो नहीं है उसकी एक बारे में वो अपना जो लेटर है उसको इशू करती है। वित्तीय सहायता करना, ग्रांट का मतलब ही अनुदान होता है ना, विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान देना, रिसर्च और स्कॉलरशिप या और फेलोशिप प्रदान करना। जैसे
जो आप कहीं अगर पीएचडी कर रहे होंगे या आप पीएचडी में जाएंगे आगे भविष्य में नेट वगैरह जेआरएफ निकाल के, तो जो जिस संस्थान में जाएंगे ना, तो वहाँ के प्रोफेसर वगैरह ना वो रिसर्च के लिए कुछ प्रोजेक्ट लेते हैं, है ना, तो वो यूजीसी प्रदान करती है, पैसा देती है और रिसर्च करवाती है। स्कॉलरशिप जो है वो, जैसे कि आप अगर जेआरएफ अगर हो जाता है तो एक अच्छी अमाउंट मिलती है 5 सालों के लिए, तो वो भी जो यूजीसी प्रोवाइड करती है। और फेलोशिप जो है मतलब किसी आपको कहीं बाहर जब पढ़ने जाना हो, इस तरीके की चीजें हो, तो उसके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान उसके लिए है। नेट जेआरएफ यूजीसी के माध्यम से होता है। असिस्टेंट नेट का मतलब ही होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता परीक्षा जो है आपने क्वालिफाई कर लिया है, जेआरएफ। ठीक है। अब इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कल कभी एक दो सवाल मैंने देखा हूँ पिछले इसमें एक दो सवाल पूछ लिए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि और पूछेंगे। पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलोर, है ना, इसको ध्यान रख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है ये इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मूक्स और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देता है। दो डिग्री एक साथ करने की अनुमति नई नीति के तहत दी गई है। ठीक है। नया प्रस्ताव क्या है? सरकार यूजीसी की जगह नई संस्था बनाने का प्रस्ताव, ये सब सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन बस आप समझ लीजिए उसका नाम क्या होगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। यूजीसी के तहत प्रमुख नियामक संस्थाएं कौन कौन से हैं? यूजीसी के साथ मिलकर कई प्रोफेशनल काउंसिलिंग काम करती है, जैसे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल मेडिकल कमीशन, है ना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। मैंने अब देखिए, अब इसमें जो है स्वयं के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि स्वयं क्या है। तो स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, युवा आकांक्षी मस्तिष्कों के लिए सक्रिय शिक्षण हेतु अध्ययन वेव। अब ये जो है ना, यही सवाल पूछ देगा कि स्वयं का जो है फुल फॉर्म क्या है। मेरे साथ दोहराइए। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। जैसे दोहराइए, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 2017 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है? मूक्स के माध्यम से निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करना। मूक्स क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, है ना, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म जो है ये है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहुंचना, समानता, मतलब एक्सेसिबिलिटी हो, इक्वालिटी हो और इम्पैक्टफुल हो, है ना। तो वो है, मतलब आप समझ ही रहे हैं ना कि किसी भी संस्था को अगर बनाई जा रही है, स्वयं जैसी संस्था जो है ऑनलाइन संस्था है। ऑनलाइन मतलब जो आपकी यहाँ पे लिखा भी है ना, जैसे मुफ्त के माध्यम से निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण, मतलब क्या कि ऑनलाइन की व्यवस्थाओं के माध्यम से, कुछ चैनल के माध्यम से, कुछ वेबसाइट के नाम माध्यम से, और स्वयं खुद अपने अपने प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से जो है कंटेंट आप तक पहुंचे, है ना। तो इसमें क्या है? एक्सेसिबिलिटी, इक्वालिटी एंड इम्पैक्टफुल जो एजुकेशन की बात लोगों तक पहुंचाए, ऐसा उसकी सिद्धांत है। इसमें क्या है? कक्षा 9 से स्नातक तक, है ना, ये आपको याद रखना है, कक्षा 9 से स्नातक तक, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें ना आपको एग्जाम में पूछ देगी कि बुक्स की जो ये स्वयं की जो क्षमता है, या स्वयं की जो क्लास की जो ये है, वो कितने क्लास तक है। तो उसमें ऑप्शन दे देगा 6 से स्नातकोत्तर, 8 से ग्रेजुएट, है ना, 11 से पीएचडी तक, फिर एक दे देगा 9 से स्नातकोत्तर। तो बस यहीं पे छोटी छोटी चीजों पे हम गलत करके आते हैं। पाठ्यक्रम जो है उसकी संरचना क्या है? वीडियो लेक्चर, ई सामग्री, क्विज, असाइनमेंट, चर्चा मंच इत्यादि, इस तरीके की चीजें उसमें है। CBSE, CBCS के माध्यम से क्रेडिट ट्रांसफर होता है, सभी के लिए खुला हुआ है। प्रमाण पत्र अंतिम प्रॉक टेस्ट परीक्षा के बाद। भाषा जो है अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में है। और समन्वय संस्थाएं कौन कौन से हैं? AICTE, UGC, CEC, NCERT, इग्नू इत्यादि इसमें जुड़े हुए हैं। पोस्ट संस्था क्या है? IITs और IIM, केंद्रीय विश्वविद्यालय।
तो ये जो है ये महत्वपूर्ण है कि स्वयं का होस्ट संस्था कौन कौन सा है। आईआईटीज, आईआईएम्स, केंद्रीय विश्वविद्यालय। कोर्स श्रेणियां क्या है? एआईसीटी, यूजीसी, एनपीटीई, है ना। तो ये तो नहीं उतना महत्वपूर्ण है, बस ये याद, ये होस्ट संस्थाएं जो है आईआईटी, आईआईएम, स्वयं की कौन कौन सी? आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विश्वविद्यालय। इससे अतिरिक्त जो है क्या है कि मूक्स के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? क्रेडिट, नॉन क्रेडिट, स्किल आधारित। स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा जो है 34 डीटीएच चैनल जो शैक्षणिक सामग्री प्रसारित करता है। ये आपसे पूछा गया है कई बार। पोर्टल क्या है? स्वयं.gov.in। लक्षित समूह क्या है? छात्र, शिक्षक, प्रोफेशनल, कोई भी कर सकता है। मॉनिटरिंग, राष्ट्रीय समन्वय और शिक्षा मंत्रालय। विशेषता, सभी सामग्री मुफ्त उपलब्ध है। स्वयं प्रभा को फिर से देखते हैं कि स्वयं प्रभा क्या है। ये 34 डीटीएच समूहों का शैक्षणिक समूह है, चैनलों का शैक्षणिक समूह है। प्रारंभ क्या कब हुआ था? 2017 में हुआ था। उद्देश्य 24x7 उच्च गुणवत्ता शिक्षा टीवी के माध्यम से देना। मतलब टीवी के माध्यम से एक डीटीएच समूह है जो 34 चैनलों का समूह है, 2017 में शुरू हुआ था। और ये 24 घंटा 7 दिन उच्च गुणवत्ता शिक्षा टीवी के माध्यम से देता है। लक्षित समूह कौन है? छात्र, शिक्षक, आजीवन विद्यार्थी, मतलब जो भी है मतलब जो भी इसमें ले सकता है। उपलब्ध ये क्या है? 4 घंटे का कंटेंट 6 बार दोहराई जाती है ना। यही एक बार सवाल पूछ दिया था कि उसकी जो उपलब्धि, मतलब इसकी जो सामग्री है वो कितने बार है। इसमें था 5 गुने 4, 6 गुने 4 और 4 गुने 6, है ना। ये ऑप्शन दे दिया था, समझिए। अब इतना माइक्रो लेवल पे जा रहा है वो। तो आपको याद रखना है कि 24 घंटा तो ये पढ़ाते ही हैं, है ना, प्लस 7 दिन। तो 24 घंटा में क्या है इनका कि एक कंटेंट जो है 4 घंटे का होता है और उसको 6 बार दोहराते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है किसमें? स्वयं प्रभा में। माध्यम क्या है? GSAT-15 सैटेलाइट। ये सवाल कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिए। 2-3 सवाल इसमें ध्यान रखने की है। 34 GTS समूह चैनलों का शैक्षणिक समूह है, टीवी के माध्यम से देता है और 4 घंटे का कंटेंट 6 बार दोहराया जाता है। GSAT-15 सैटेलाइट के माध्यम से ये पहुंचता है। सामग्री प्रकार क्या है? स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग, व्यावसायिक, टीवी, मोबाइल एप्लीकेशन, ब्रॉडकास्ट कहीं से कर सकते हैं, पूरी तरह निःशुल्क है। क्षेत्रीय भाषा हिंदी में भी है। ग्रामीण दूर दराज इलाकों के लिए उपयोगी है और एकीकरण स्वयं से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, स्वयं जो है कक्षा 9 से पीजी तक मुफ्त ऑनलाइन कोर्स देता है। स्वयं प्रभा 24x7 डिजिटल शैक्षणिक चैनल है, यानी 24 घंटे 7 दिन। NDLI 12 प्लस 12 करोड़ ई रिसोर्स वाला डिजिटल लाइब्रेरी है। 12 करोड़ प्लस ई रिसोर्स, है ना। यहाँ पे 12 प्लस करोड़ हो गया है, यहाँ पे 12 करोड़ प्लस ई रिसोर्स वाला डिजिटल लाइब्रेरी है। कौन है? NDLI, है ना। NDLI, इसको आप याद रखिए। NDLI जो है 12 करोड़ प्लस ई रिसोर्स वाला डिजिटल लाइब्रेरी है। NPTEL IIT द्वारा तकनीकी कोर्स है। दीक्षा, दीक्षा जो है स्कूल शिक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ई पाठशाला है, एनसीईआरटी की ई पुस्तकें। विद्याधान, ई कंटेंट योगदान प्लेटफॉर्म। पीएम ई विद्या, एकीकृत डिजिटल शिक्षा पहल। शिक्षा वाणी, सीबीएसई का ऑडियो प्लेटफॉर्म। NAD, डिजिटल डिग्री सर्टिफिकेट स्टोर, है ना। तो इसमें से आप क्या याद रखना है? एक दो सवाल इसमें से मैं देख रहा हूँ कि ये 2 सवाल इसमें से पूछा गया है। ये जो है ये NDLI जो है इसके बारे में पूछा गया है। दीक्षा के बारे में पूछा गया है। और ई पाठशाला तो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं। यहाँ पे इग्नू मत कर दीजिएगा, यहाँ पे एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी, इसको इग्नू से कंफ्यूज मत कीजिएगा, है ना। AISHE, उच्च शिक्षा का वार्षिक डेटा। देखिए यहाँ पे जो है AISHE पोर्टल जो है उच्च शिक्षा की डेटा पोर्टल है। NIRF कॉलेज विश्वविद्यालय का रैंकिंग करता है। रूसा RUSA उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार योजना है। PMKVY युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग। डिजिटल इंडिया डिजिटल समाज बनाने का कार्यक्रम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बालिका शिक्षा और सुधार। समग्र शिक्षा, प्री प्राइमरी से 12वीं तक की शिक्षा, इसको ध्यान में रखना है। मिड डे मील छात्रों की, ठीक है, मुफ्त भोजन। PMSS पुलिस
सेना बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, उन्नत भारत अभियान, ग्रामीण विकास से HEI योजना, AIM नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा, मेक इन इंडिया निर्माण। ठीक है, चलिए अब जो है हम थोड़ा इस पे आज ही समाप्त कर रहे हैं इसको, हाँ आज ही समाप्त कर देते हैं। तो देखिए मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नीति वैसे लिखाते हैं। ये 3 बार आया है, पहला बार आया था 1968 में, दूसरा बार आया था 1986 में, और तीसरा बार आया है 2020 में। ये 92 में इसको संशोधन किया गया था। देखिए इसमें क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, है ना। देखिए अभी जो 3 भाषा सूत्र पर चर्चा चल रहा है, ये 1968 का ही है, 3 भाषा सूत्र, है ना। इसमें क्या है कि समानता, गुणवत्ता, और 2020 में क्या है, मुख्य फोकस क्या है, समग्र और बहुविषय शिक्षा। ठीक है, 3 भाषा, ये जारी रहा 1986 में, कक्षा 5 तक मातृभाषा। ठीक है, इसको याद रखना है। संरचना इसमें था 1968 में कोई संरचना नहीं था, 1986 में 10+2 संरचना था, और 2020 में है 5+3+4, यानी 5 जो है प्री प्राइमरी, फिर उसके बाद प्री प्राइमरी टू प्राइमरी, फिर प्राइमरी, फिर अपर प्राइमरी, फिर उसके बाद जो है 11 12 इसकी है। प्राथमिक शिक्षा क्या था, सार्वभौमिक थी, है ना। सार्वभौमिक, सार्वभौमिकीकरण, और ECC के माध्यम से माध्यमिक तक, यानी प्री प्राइमरी से लेके माध्यमिक तक। उच्च शिक्षा क्या है, विस्तार, शोध या स्वायत्त, बहुविषयीय, 4 वर्ष का यूजी। ठीक है, शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण पर जोर, सुधार, 4 वर्षीय डिग्री। समावेशी, कम ध्यान, ABC मतलब सबको फोकस, सबको लेके चलना। फिर इसमें जेंडर इंक्लूजन फंड की बात होने लगी। अब जो 2000 पाठ्यक्रम देखें कि विज्ञान, गणित, सुधार, कंटेंट कम, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है इसकी बात कही गई है। तकनीकी 1968 में नहीं था, ICT की शुरुआत, फिर इसके बाद और आगे बढ़ा। व्यवसायिक शिक्षा सीमित थी, माध्यमिक स्तर था, कक्षा 6 से ही व्यवसायिक शिक्षा शुरू हो गई है। शासन जो है केंद्र राज, है ना। फिर उसके बाद जो है CABE के मजबूत, और फिर अब जो है नया एक आया है, हायर एजुकेशन के बारे में एक नई बॉडी बनने की बात हो रही है। मूल्यांकन जो है परंपरागत तरीके से था, सुधार फिर 86 में सुधार हुआ, वर्ष में 2 बार बोर्ड, है ना। क्रियान्वयन जो था धीमी था। इसके बाद इसमें SSA और RMSA फिर 20 साल में चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा। तो ये जो हो गया हमारा, ये हो गया। चार्टर एक्ट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे हम लोग देखेंगे क्योंकि सवाल इससे भी कई बार पूछे गए हैं। और जो हम ज़्यादा देखिए, ज़्यादा आपको उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको हाय तो मचाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, PYQ जरूर लगाइए, आपको सारा सवाल वहीं से मिले, यहीं से मिलेगा, और आपको और मजबूत मिलेगा। और सारा कुछ हम आगे आने वाले समय में PYQ भी लेके आ रहे हैं। तो अगली जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको मिस मत कीजिएगा, जिसमें कि हम चार्टर्ड एक्ट वगैरह के बारे में देख रहे हैं, जिसमें अंग्रेजों ने भारत के लिए क्या क्या, किन किन अधिनियम को लेके आए, क्या क्या किया, है ना, किन किन चीज़ों पे उन्होंने चर्चा की। इसे सवाल आते रहे हैं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि ये बड़ा थ्योरिकल है, बहुत कम लोग इसको पढ़ा पाते हैं, मतलब बहुत समझा पाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आप तक कब पहुँचे। तब तक के लिए नमस्कार, और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि बड़ा डिमोटिवेशन होता है कि जब मैं अपने सब्सक्राइबर को देखता हूँ कि भाई जितना वीडियो है उसी के आसपास सब्सक्राइबर जा रहा है, तो मतलब क्या है कि हम पढ़ा नहीं ठीक से रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं। तो वो भी तो बताइए कि क्या नया इनिशिएट करें, जिससे कि और अच्छा से हम अपनी बातों को आप तक पहुँचाएं। तो मोटा मोटी यही, टेलीग्राम जुड़ जाइए, आपको PDFs वगैरह वहाँ मिल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा। बाकी हम आपको प्रत्येक दिन कोशिश करेंगे कि आप तक ये वीडियो पहुंचता रहे, और आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ, जिससे कि आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसकी पात्रता परीक्षा तो UGC नेट ही है, बेट की हमको संभावना कम लग रही है। तो उसके लिए जो है आप एक आसान माध्यम हो आपके लिए नेट का एग्ज़ाम, और आप उसको क्वालिफाई कर पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे एक निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम प्रत्येक दिन वीडियो बनाते लेके आते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप तक अच्छा मतलब अच्छा और स्पष्ट कंटेंट पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।